हालांकि आप स्टालिन के साथ हैं, वहां पर ममता बनर्जी हैं। डिफेंडर के तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं? नितिन नबीन के नेतृत्व में वो कह रहे हैं कि एकदम नई बयार चल गई है, नया युग आ गया है। जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे तो केवल 42 साल के थे और उन्होंने युवाओं के लिए बहुत काम किया। और अच्छी बात है अगर आपने बता दिया, वो कंप्यूटर युग लेकर आए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, युवाओं के लिए रोजगार के नए नए रास्ते खोले। युवा बनने से युवाओं के लिए क्या होता है, विषय ये है। विषय ये नहीं है कि कोई बुजुर्ग है तो वो युवाओं के लिए नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब मोदी जी ने कुछ नहीं किया? वैसे तो नहीं किया उन्होंने। मुद्दे की बात यह है, हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि केवल युवा ही कर सकता है तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं उसको। दुर्भाग्य यह है कि परंपरागत परिवारवाद से एक व्यक्ति आया, नड्डा जी को 5-6 साल हो गए थे, उनको बदलना था, आरएसएस और बीजेपी की टसल थी, एक पर्ची वाले कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। हमसे पूछते चुनाव कब होगा, डेमोक्रेसी कब होगी, नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था, नहीं बताएंगे। अमित शाह जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था, नहीं बताएंगे। पर्ची से नितिन नवीन को बना दिया। अब कह रहे हैं साहब ये तो बहुत विकसित भारत और पता नहीं क्या क्या, 92 रुपए पर डॉलर हो रहा है, विकसित भारत है। युवाओं की फीस नहीं जा रही है। लगभग 30 लाख लोगों ने 2014 के बाद पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, ये विकसित भारत है। गोंडा में वहां पर हॉस्पिटल में चूहे कूद रहे थे अभी 4 दिन पहले, आपने सबने सोशल मीडिया पर देखा होगा। 200 पहली यूनिवर्सिटी में एक भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी नहीं है। तालियां बजाने से कुछ नहीं होता है। केवल आप मुझे बताइए, दिल्ली पॉल्यूशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई है पिछले 2 महीने के अंदर, देश के प्रधानमंत्री और नितिन नवीन का कोई एक ट्वीट आया हो तो मुझे बता दीजिएगा। विकसित भारत यह है कि किस तरह से हथकड़ियां और बेड़ियां लगकर अमेरिका से हमारे तमाम जो नागरिक हैं वो आए हैं, उसमें ज्यादातर युवा थे। विकसित भारत यह है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग सीवर का पानी पी के इंदौर में मर गए। नितिन नवीन खामोश थे, किसी ने नितिन नवीन के कोई स्टेटमेंट सुना? आज सवाल यह है कि आपको राहुल गांधी की उम्र है 55 वर्ष, 34 वर्ष से 55 के ऊपर हो गए और जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। तो युवा होना उम्र के लिहाज से ये कोई नौजवानों को समझने कोई पैमाना नहीं। नरेंद्र मोदी समझ लेते हैं, ममता बनर्जी समझ लेती हैं, स्टालिन समझ लेते हैं, पिनराई विजयन समझ लेते हैं, तो ये कोई पैमाना नहीं। हाँ, ये जरूर है कि नौजवान ये जरूर देखेगा कि नितिन नवीन 45 साल की उम्र में आके क्या कर रहे हैं और बड़ा बोझ हम लोग डाल दे रहे हैं उनके ऊपर। अभी बेचारे राज्य की राजनीति से आए हैं, सही में इनमें से कोई जानता नहीं, बहुत कम लोग जानते। जिस दिन बने थे तो सबको खोजना पड़ा था कितने बार वो विधायक बने, कहां से हैं, क्या कुछ है बहुत। और उनकी टीम जब आएगी तब मुझे उस पर टिप्पणी करने में आसानी होगी कि आखिर वो आलोक जी, राजीव जी और राहुल जी बना पा रहे हैं जवाब दीजिए, फिर युवाओं के सवाल। देखिए, मुझे लगता है कि 2009 में राहुल जी के नेतृत्व में, राहुल जी सांसद भी थे, हमने सरकार भी रिपीट की, लेकिन एक बीजेपी के अघोषित पिट्ठू टाइप व्यक्ति अन्ना हजारे जी आए, पूरे देश को गुमराह किया। और जिस तरह से अन्ना हजारे ने पूरे देश को गुमराह करके, उसमें केजरीवाल और पूरी टीम शामिल थी, देश को डिस्ट्रैक्ट किया। और उसके बाद से बीजेपी ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में ले लिया। आज जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंक के मारा जाता हो और फिर विकसित भारत की बात की जाती हो तो बड़ा दुर्भाग्य। 2024 की बात कर रहे हैं, आज महाराष्ट्र हो रहा है। 2024 में 1 साल पहले ही हमारे सांसद ज्यादा थे बीजेपी से। तो इस समय का फेयर होता है, सबको देखना होता है कि किसने क्या डिलीवर किया, किसने क्या नहीं किया। आज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी चल रही हैं कि भाई विकसित भारत में पता नहीं क्या क्या होगा। मैं तो केवल ये पूछता हूं, 10 दिन हो गए अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई की रिकमेंडेशन हुए। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने वो चिट्ठी देखी हो तो जरूर बताइएगा। केवल मुद्दों से डेविएट करना। सीबीआई जांच चल रही है, नहीं चल रही है? सुधांशु जी, एक स्पेसिफिक सवाल। सीबीआई की कहां कार्रवाई हो रही होगी, किया गया, आपको बताया जाएगा। नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई को करती है। अरे कैसे, क्या आपको पता है क्या? टाइमलाइन सेट कीजिए, कब तक जांच की रिपोर्ट आएगी? अब सांसद स्टेट गवर्नमेंट वो इनके अंदर उसको सीबीआई रिकमेंडेशन के लिए इनके अंदर जो अब मैंने टर्न पे बोलिए भाई साहब, इनके अंदर बौखलाहट इसलिए होती है कि जब सीबीआई कहता है कोर्ट से कि जो स्टेटस रिपोर्ट है ये किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को शेयर नहीं की जाएगी और हलफनामा देते शेयर होगी। उसके बाद सुनिए, सीबीआई अधिकारियों ने बुलाया था और उसके बाद रिपोर्ट देखकर उसमें संशोधन किए 2G केस में, और तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई इज ए केज पैरेट। आप अपने जमाने के हिसाब से बोल रहे हैं, उस विषय को छोड़िए। 2G में और कोलगेट में जिनके ऊपर 1,76,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए, सबको बरी कर दिया। ठीक है, इसका मतलब एक सिंपल सवाल मैं कहना चाहूंगा, सांसद भाई का जवाब दूंगा। जो अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई की रिकमेंडेशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट लेटर लिखेगी सेंटर को कि ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि इन मुद्दों पर हमारी जांच होनी चाहिए। क्या वो चिट्ठी लिखी गई सेंटर को? सुधांशु भाई ने लिखी गई, अंजना जी, और क्या मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है लिखी गई है। सवाल तो सुनिए, फिर मैं बच्चों का सवाल लूंगी। विपक्ष का वोट नहीं बटेगा तो किसको फायदा होगा?
अब उसी से जुड़ा सिंपल सवाल। उसी से बोल रहा हूं। अभी सुधांशु भैया ने विपक्ष को कहा कि मिलो तो तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए। 30 साल से आपके साथ थे महाराष्ट्र में, और आपने क्या किया? अच्छा सिला दिया तूने मेरे वो प्यार का, पुराना यार धंधा है, नहीं, पुराना धंधा है। हर यार का इतना ज्ञान की गंगा बहाए, लेकिन अंत में आके हमको निपटाए। पूरा गाने दे। अब भाई ये बहुत अच्छा आनंद जी अंजना गाते जी, हैं। इतना आनंद जी पूरा। इतना प्यारी ज्ञान की गंगा बहाए, लेकिन सबसे पहले हमको ही निपटाए। तो आप ऐसे काहे हो गए कि आपको निपटा दे कोई? अरे नहीं नहीं, मैं तो आप पुराने प्रेमिक तरह इशारा दे रहे अरे हैं नहीं, इनको। मेरा ये कहना है कि युवाओं को मजबूत बनाइए। अरे हम लोग युवा है ना, युवाओं के 3-4 पार्टियां तोड़ दिए। सुनिए, आनंद भाई पे एक लाइन बोल दूं, इनको किसने निपटाया? एक लाइन में। अंजना जी, 6 दिसंबर 92 को रात 11:15 बजे बीबीसी हिंदी सेवा पे मैंने सुना था, जब श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, यदि मेरे कार सेवकों पे आरोप है कि तथाकथित बाबरी मस्जिद हमने गिराई तो हमें गर्व है। वहां से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद दोबारा खड़ी की जा रही, उसके साथ आप खड़े हो गए। इस कर्म ने आपको गिराया, किसी आज और भी ने दिन आपको में नहीं गिराया। रुद्राक्ष है। सर, आप युवा की बात करते हो, युवा को एजुकेशन से मतलब है। हायर एजुकेशन में फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में 47,600 करोड़ का बजट बनाया, जिसमें 8% इंक्रीज है। सर, मैं बिहार से आता हूं, वहां एनडीए की सरकार है। सर, 4 लाख रुपए देते हैं ये स्टूडेंट्स को 0% इंटरेस्ट पे। एजुकेशन पे पहले 2.5% था प्री मोदी एरा में, और आज 4% सर इनका इन्वेस्टमेंट है। 1% रिसर्च पे जा रहा है, और आप कह रहे हो कि आप एजुकेशन की, इनके साइड सिर्फ स्पीचेस नहीं जाती है सर, एक्चुअली ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। मीडिया पे गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, जिन्होंने अपने इमरजेंसी का टाइम पे सब कुछ मिटा दिया, सारे सबूत मिटा दिए, मतलब हमारे को कुछ नहीं पता लगने दिया, वो सबूत मांग रहे हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे है, डीओटी आपके अंडर आता है, आप लोग मैंडेटरी करना चाहते हैं संचार सारथी ऐप को फोन में कंपलसरी डालने के लिए, उससे प्राइवेसी कंसर्न नहीं होगा इसी युवा के लिए? मेरा सवाल इस पे है कि युवा के कितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं, एग्जाम करे जाते हैं पर पेपर लीक होता है। इधर से 3 सवाल। अरे चाहिए अपने अपनी मेरा सवाल विपक्ष के साथियों से है, कब तक अपने हार के ठिकरे मीडिया और लोगों पे फोड़ते रहोगे? अगर मीडिया आपके हित में काम करे तो बहुत अच्छी है, नहीं करे तो वो गोदी मीडिया है। अगर अच्छे से वो, अगर लोग आपको वोट दे रहे हैं तो बहुत अच्छे, नहीं दे रहे हैं तो वो आपके अंधभक्त है। यही कॉन्सेप्शन आपने बनाया। मैं विपक्षी लोगों को कहना चाहता हूँ, आप हर बार कहते हैं धर्म अफीम है, तो आप विपक्षी लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि आप कुछ और कहो। जो राहुल गांधी कहते हैं कि जो मंदिरों में जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता गोलियां चलाते हैं और ये सोचते हैं कि अब अफीम है तो अब पूर्व से क्रांति नहीं आने वाली। हमारे यहाँ क्रांति का कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए कल परसों मकर संक्रांति हुई है। अंजना जी, मैं उत्तर दूं? आखिरी सवाल। मेरा सवाल बीजेपी से यह है कि क्या ये जो आप जेनजी का रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं नितिन नवीन जी को, क्या ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसे कि दिल्ली की सीएम क्यूआई को टेम्परेचर समझती हैं? क्या ऐसा ही स्टिग्मा वो पैदा करने वाली? सुधांशु जी, आपसे शुरू करेंगे, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने सिर्फ नितिन नवीन जी को नहीं कहा, मैंने आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक युवाओं का उदाहरण दिया, क्योंकि मोदी जी ने एक पूरा सिस्टम बनाया है जिसमें युवा अपनी प्रतिभा के साथ उभर कर सामने आ सके। और जहां तक राजनीति की बात है तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, यदि देश का और जो देश का नेतृत्व यदि बूढ़ा हो जाए और वो डरने लगे तो क्या होता है? लियोनार्ड मोशले, ब्रिटिश पत्रकार को 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी का दिया गया इंटरव्यू उनकी वॉइस में भी अवेलेबल है और टेक्स्ट में भी अवेलेबल है, जिसमें वो साफ पूछा जा रहा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स हार गए थे और छोड़ना मजबूरी थी, आपने पार्टीशन क्यों स्वीकार कर लिया? उन्होंने सीधे कहा है, हमारा नेतृत्व बूढ़ा हो गया था, हम थक गए थे, हम दोबारा जेल में जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए हमने स्वीकार कर लिया। अगर एक बार ये 59 की किताब द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, जिसमें खुद नेहरू जी का दिया गया इंटरव्यू है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जहां तक युवाओं की बात है, सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, उनके पिताजी मरहूम मुलायम सिंह यादव जी पहली बार क्लियर मेजॉरिटी लेके आए थे, 57 पे लाके पटका। राजीव गांधी जी इंदिरा जी की सहानुभूति लहर पर 400 से अधिक सीटें लेके आए थे, 200 के नीचे लाके पटका, और उसके बाद 2009 के एक्सेप्शन को छोड़कर कांग्रेस कभी 200 टच नहीं की है, और जब से राहुल गांधी जी आए 100 टच नहीं की। मुझे लगता है युवाओं के तमाम जो भी सपने थे उनके ऊपर अगर सबसे ज्यादा किसी सरकार ने कुठाराघात किया है तो वो मोदी सरकार ने किया। अग्निवीर योजना लेकर आए, आज तक उस योजना से क्या प्लस है क्या माइनस है किसी को नहीं पता है। उसमें कहां से ग्रामीण क्षेत्र से, पहाड़ों से बच्चे जाते थे देश की सेवा के लिए, वो उसका कितना ग्राफ गिर गया है किसी को नहीं पता है। एजुकेशन की बात एक भाई ने बहुत अच्छी उठाई, मोदी जी के आने के बाद 40,000 स्कूल बीजेपी शासित राज्यों में बंद हुए हैं। क्या हुए हैं? बंद हुए हैं। दूसरी चीज, अभी अभी मां वैष्णो देवी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज था, उसको अभी 4 दिन पहले 6 दिन पहले इन्होंने बंद किया है।
ये लोग बंद करना जानते हैं एजुकेशन संस्थाओं को। आरएसएस की सोच ही ये है कि 5 किलो राशन और शौचालय। दिल और दिमाग की बात मत करो, ये आरएसएस की पुरानी सोच रही है। अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के एक जैन जी की बात कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने अपने सभी सीनियर को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया और अपना एक्सटेंशन कर लिया। ये जैन जी की बातें इनकी कितनी एक दूसरे से मेल खाती है, देश और प्रदेश समझ रहा है। और पेपर लीक में जिस प्रदेश से मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड बना चुका है। 108 की जो महिलाएं थी हमारी पुलिस की, उनके साथ कैसा वो आंदोलन में थी, अपनी केवल वेतन संबंधी बढ़ाने के लिए आपने कैसा बर्ताव किया योगी सरकार की पुलिस ने, और ये पूरे देश के सामने पूरे प्रस्तुत है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, संभल का जो कांड है आपको याद होगा, एफआईआर करने का आदेश वहां पर पुलिस दे चुकी है। संभल का जो कोर्ट है वो न्यायालय दे चुका है, लेकिन उस पर एफआईआर नहीं हो रही। अनु चौधरी जी पे और उनके अंजना जी, अभी तक एफआईआर नहीं हो रही। अंजना जी, ऐसी मान्यता है और सच्चाई है कि किसी भी देश के युवा को अगर मजबूत बनाना है तो बचपन से उसकी शिक्षा में सुधार कर दो। मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आओ मुंबई, एक बार बृहन मुंबई महानगर पालिका के स्कूल देखो। वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का काम किसी ने किया तो आदित्य ठाकरे ने किया, और आज उसी की वजह से हमको लोग कहते थे कि हम बीएमसी चुनाव में खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं हुए। अच्छी लड़ाई से अच्छी सीटें जीते हैं, इसका मतलब कमजोर जरूर हुए हैं, खत्म नहीं हुए। तो ये भी आपको अच्छी फाइट दी है उन्होंने। नहीं, निश्चित तौर पर दी है। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर राज ठाकरे को छोड़ दिया होता, लाठी डंडा मारपीट, उत्तर भारतीय भगाओ दक्षिण भारतीय भगाओ, और कांग्रेस तो नहीं गई होती। थोड़ा नहीं, तब तो और नीचे चले जाते। फिर आप एक अच्छा प्लस होता आप माने, इसीलिए आप लोग जी गुस्साते हैं। नहीं, लोकसभा के लेकिन चुनाव में मूल रूप से क्या है, मूल रूप से क्या है, जनता के मुद्दों को पकड़ना पड़ेगा। युवाओं के ढेर सारे मुद्दे हैं। आपको भावनात्मक तौर पर कोई भले लिस्ट गिनाए, जब काम होता हुआ दिखता है तो पब्लिक उसके साथ जुड़ती है, चाहे वो जो सरकार, चाहे वो जो नेता रहा हो। हाँ, नितिन नवीन के बनने से मैं फिर कह रहा हूं, ये डिबेट जब लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि जो मोदी जी ने लाल किले से 1 लाख युवाओं को कहा था मेरी भी जगह है क्या, वो गुंजाइश बनेगी। वो गुंजाइश बनेगी क्या सुधांशु जी? देखिए, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, नितिन नवीन का मैं पूरा सोशल मीडिया पिछले आधा घंटे से देख रहा हूं। माइक उठा के बोलिए। आधे घंटे डिबेट कर रहे हैं, आधे घंटे सोशल मीडिया मैं वहां पर 1 घंटे से गेस्ट रूम में बैठा हुआ था। मैं पहले आ गया था। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, नितिन नवीन ने केवल मोदी जी के ट्वीट्स को रीट्वीट करने के अलावा कोई काम नहीं किया। ट्विटर से थोड़ी देश चलता है ना, पार्टी चलती है। सोच कहीं तो सोशल मीडिया पे नजर आई कि युवा सोच नहीं उन्होंने कभी दिखाई, और आपने उनको अध्यक्ष बनाया। नितिन नवीन जी के ऊपर, एक अंकित भंडारी के ऊपर नहीं। इनका आरोप है कि आप कठपुतली अध्यक्ष ला रहे हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप? बिल्कुल पूरी तरह से पर्ची वाले कठपुतली अध्यक्ष। और मैं पूछना चाहूंगा कि उनका चुनाव कैसे हुआ, उसका तरीका बता दीजिए। हाँ, उनका चुनाव का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 5708 लोगों का है, जिसकी लिस्ट भाजपा कार्यालय में लगा दी गई है। आपकी तरह नहीं कि सितंबर 2022 में आपके 20 नेताओं ने लिखा था कि 28 पीसीसी से जो लिस्ट आई है, भैया वो बता तो दो कि खड़गे जी में कौन करेगा, और नहीं बताई गई थी। ये अंतर है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, नितिन नवीन जी तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और इनके नेता कहां से जानकारी पाते हैं, 7 समुंदर पार से, कहीं लंकावी से, कहीं कोलंबिया से, तो कहीं जर्मनी से, कहीं वियतनाम से। वो कौन कौन से सोर्स हैं जो उनको जानकारी देते हैं और उसके बाद वो उस पर ट्वीट करते हैं और उसके बाद भाषण देते हैं? मुझे लगता है देश को ये भली बात समझ में आ रहा है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, देखिए, सुविधा की राजनीति और मेहनत की राजनीति में अंतर होता है। आज इंडी गठबंधन सुविधा की राजनीति कर रहा है। क्या सुविधा की राजनीति? पहले क्या करो कि एक कट्टरपंथी अल्पसंख्यक वोटों के थोक के विक्रेता देखो, उनके आधार पर सोचो ये 20% वोट मेरा हो जाएगा। फिर एक जात बिरादरी को लेकर एक तोड़फोड़ करो हिंदू समाज में, और सोचो 1-2 जातियां हमारी तरफ आ जाएंगी। फिर उसके बाद विदेश में घूमने चले जाओ। को प्लांट करते हैं टर्न पे सवाल है। वो तो कह रहे हैं कि ओवैसी जी प्लांट करते हैं, ओवैसी जी को आप देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी। पूरा कर लीजिए। पहला देश का एकमात्र प्रधानमंत्री था जो पंडित अपने नाम के आगे लगाता था, जबकि वो मीट भी खाते थे, स्कॉच भी पीते थे, संस्कृत एक नहीं बोल पाते थे, मंदिरों के किसने लगाया? बिहारी वाजपेयी क्या क्या खाते थे, बता दूं मैं? सर, आपने वो किसके घर में रहते थे वो भी बता दूंगा। जो लोग हमारे बीच में नहीं है उनका सम्मान करो। में आ जाता है। साल 2000 मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए, एक ईमानदारी की राजनीति क्या होती है? ना, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी किसके घर में रहते थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी पंडित नहीं लगवाया भाई। पंडित नेहरू ने लगाया। जो फाउंडर थे, पंडित नेहरू बोलते थे। फाउंडर उपाध्याय जी जो थे, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित लिखते थे कि नहीं लिखते? ठीक है, चलिए अब सुन लीजिए। क्यों लिखवाया था उनसे? अरे तो ये बहस करते रहते हैं हमेशा। सम्मान